तो ये जो चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 6 है, एग्रीकल्चर इसका टॉपिक है, हेडलाइन चैप्टर का नाम है। यही एज इट इज आपको मैंने इकोनॉमिक सर्वे ग्रुप में शेयर कर दिया है, टेलीग्राम वाले में, डेली फैक्ट्स वाला जो आप लोगों का क्लास ग्रुप है उसमें, और आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगी। ये है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का जो पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। सारा नहीं पढ़ना है, मेंस के लिए जो जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो कलेक्ट करना है, और प्रीलिम्स के लिए जो जो है वो मैंने यहाँ पे आपके नोट्स में डाल रखा है। तो ध्यान से समझना है ये चैप्टर। आज की क्लास में थोड़ी लंबी हो सकती है क्लास, बट इंपॉर्टेंट है। अभी कर लोगे तो आपको जब पेपर आएगा, एचएस अलाइड दोनों के लिए है, ठीक है, तो दोनों के लिए यही पढ़ लो, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर मेन टॉपिक एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर के अंडर अलाइड एक्टिविटीज क्या क्या होती है? लाइफ स्टॉक, जिन लोगों ने भेड़ बकरियां पाल रखी है वो इसके सब सेक्टर में आते हैं। फिशरीज एग्रीकल्चर के ही सब सेक्टर में माना जाता है। हॉर्टिकल्चर, ये भी एग्रीकल्चर का सब सेक्टर है। और आपके फॉरेस्ट्री, ये भी आपके एग्रीकल्चर का सब सेक्टर है। तो इन सबको मिला के एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज बोला जाता है, ठीक है। लाइफ स्टॉक, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर एंड फिशरीज। आपकी बुक्स में ये सारे अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं इकोनॉमिक्स के अंडर, ठीक है। तो हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे, फिशरीज पढ़ेंगे, फॉरेस्ट्रीज पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के साथ कंपेयर करके, क्योंकि जो बुक्स है उसमें डाटा दे रखा है सेंसस के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग, कि 2011 के सेंसस में इतना था लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन, या 2007 में कितनी पॉपुलेशन थी। तो जो अपडेटेड चीजें हैं वो हम इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट करके उसमें लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, किसी ने कोई बलोखरा जिसने ले रखी है वो प्लीज डाटा अपडेट कर लेना, क्योंकि बुक्स का डाटा नहीं पढ़ना है बलोखरा की बुक्स का, क्योंकि अब जो है इकोनॉमिक सर्वे में डाटा जो हो गया है चेंज हो गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ फार्म्स है कहीं पे लगे हुए, कोई फिश ब्रीडिंग फार्म है, शिप ब्रीडिंग फार्म है, वो अगर आप बुक से पढ़ोगे तो ठीक है, एड ऑन करना है वो इकोनॉमिक सर्वे से करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स में डाल रखा है। तो सिर्फ यही नोट्स पढ़ लेना। सबसे पहले माना जाता है, या पूरा जो सेंसस का डाटा है उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि एचएएस में जितनी भी पॉपुलेशन आपकी काम कर रही है वर्कफोर्स में, उसमें 58.71% जो है वो आपकी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में काम कर रही है। डाटा बता रही हूं बोल बोल के, ध्यान से समझना। ये डाटा एज इट इज फैक्चुअल स्टेटमेंट में पूछते हैं। तो 58.71% जो है वो कौन काम कर रही है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के अंडर जो है वो वर्कफोर्स आपकी हिमाचल में काम कर रही है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इतने लोग काम कर रहे हैं हिमाचल में एग्रीकल्चर के अंडर, इससे लाइवलीहुड कमा रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज बोला है मैंने, ध्यान से समझना। एग्रीकल्चर अलग हो गया, क्रॉप सेक्टर। अगर मैं अलाइड एक्टिविटीज ऐड करी इसका मतलब फिशरीज, फॉरेस्ट्रीज जो मैंने स्टार्टिंग में बताया सब ऐड हो गया इसमें, ठीक है। तो माना जाता है इतने लोग इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन इस सेक्टर की जो आपकी एचपी की इकोनॉमी में ग्रोथ है, या फिर जीवीए टोटल ग्रोथ स्टेट का जो वैल्यू है, वो सिर्फ और सिर्फ 13.70% देखने को मिलती है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं समझा रही हूँ ये वर्ड क्या है। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तब भी आप पढ़ोगे जीडीपी। जीडीपी होती है कंट्री की, देखेंगे तो एक साल के अंदर अंदर कंट्री कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। एट द सेम टाइम उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो गवर्नमेंट है या आपकी जो भी स्टेट है वो कितना वैल्यू ऐड कर रही है, उसको बोलते हैं ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। तो माना जाता है हिमाचल प्रदेश में इतने लोग तो वर्कफोर्स में काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 13.70%। तो बहुत कम आपकी जीवीए ग्रॉस वैल्यू जो है एडिट है वो आपका एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा याद रखना। दूसरा यहाँ पे दे रखा है क्रॉप सब सेक्टर कंस्टिट्यूट मेजर सब सेक्टर विद इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंडर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है वो है क्रॉप सेक्टर। सिर्फ और सिर्फ जो क्रॉप वाला पार्ट है, जो आपके वीट मेज जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका क्रॉप सेक्टर जो है वो 62% जो है वो एड ऑन करता है जीवीए में। हर चीज को 100% से कंपेयर करके चलना,
ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर मैं 100% मान रही हूं एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें से क्रॉप वाला जो सब सेक्टर है वो आपका 62% जो है वो ऐड कर रहा है। ठीक है, इसमें आपका लाइफ स्टॉक भी होगा, फिशरीज भी होगा, बट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है, जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर आपकी जीवीए में कर रहा है स्टेट के, वो कितनी है? 62%। इतना पॉइंट समझ आया सबको? क्योंकि इसी में कंफ्यूज होते हैं। टोटल ग्रॉस जीडीपी जो होगी वो आपकी अलग अलग जगह से आएगी, जैसे एग्रीकल्चर से तो आएगी, साथ में और किससे आ सकती है? इंडस्ट्रीज, और क्या होता है? सर्विस, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर की बात की है, अगर मैं मान के चलूं कि प्राइमरी सेक्टर है 100%, तो उसमें से आपका 100% के अंदर जो क्रॉप सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 62%। ठीक है, मेरा पेन आपको शो हो रहा है पेन स्क्रीन पे? अभी शो, अच्छा ठीक है, ये बीच में रुक रहा है। ठीक है ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, एग्रीकल्चर और एलाइड में से भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपका क्रॉप सेक्टर, ध्यान से समझना। और क्रॉप सेक्टर जो है वो स्टेट की जो टोटल जीएसवीए जो भी वैल्यू एडिट हो रहा है उसमें 8.50% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। हमने ऊपर क्या पढ़ा? जो टोटल एग्रीकल्चर और एलाइड है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 13.70%। लेकिन जो उसमें से क्रॉप है, क्रॉप सेक्टर है, वो कितना कर रहा है? 8.50%। डाटा याद रखना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा बट बाद में जब बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आने लग जाएगा तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा एलाइड सेक्टर में हम लाइफ स्टॉक भी देखते हैं, फिशरीज भी देखते हैं, फॉरेस्ट्रीज भी देखते हैं। तो यहाँ पे उनके डाटा लिख रखे हैं कि वो कितना कितना आपका एड ऑन कर रहे हैं। जैसे लाइफ स्टॉक जो है वो आपका कितना ऐड कर रहा है? 9.6%। फिशरीज कितना ऐड कर रहा है? 1.1%। फॉरेस्ट्रीज कितना ऐड कर रहा है? 27.3%। थर्ड पॉइंट देखो की हाईलाइट में जो आपको इधर दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, लाइफ स्टॉक 9.6%, फिशरी दे रहा है 1.1%, और फॉरेस्ट्रीज वाला जो आपका सब सेक्टर है वो दे रहा है 27.3%। तो देखो सबसे ज्यादा क्रॉप के बाद कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर एलाइड में? फॉरेस्ट्री। ठीक है, और उससे कम लाइफ स्टॉक, और सबसे कम कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? फिशरीज। अभी इसको ऐसे मैं समझा रही हूँ, समझ लो, जब क्लास खत्म होगी एक बार रीड ऑन करना अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, आराम से समझ आ जाएगा। नोट्स में मैंने लिख ही रखा है। क्लियर? अब ध्यान से सुनना ये लाइन, अभी नोट्स भी साथ ही देख लो। ये देखो एग्रीकल्चर एंड एलाइड वर्कफोर्स कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें? 58.71%। लेकिन इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 13.70, बहुत कम। ठीक है, हाँ, ये साथ साथ रीड करते रहना, आराम से याद हो जाएगा। मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगी, बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट वाइज पूछ रखे हैं। एग्रीकल्चरल एलाइड के अंडर भी जो क्रॉप सेक्टर है वो कितनी जीएसवीए दे रहा है? 62%। पूरी स्टेट को, पूरी स्टेट में से अगर मैं एग्रीकल्चर और एलाइड की क्रॉप सेक्टर की बात करूं तो क्रॉप सेक्टर कितनी स्टेट को जीएसवी दे रहा है? 62%। लाइफ स्टॉक कितनी दे रहा है? 9.6%। फिशरी 1.1 और फॉरेस्ट्री 97.3%। तो सबसे ज्यादा क्रॉप सेक्टर दे रहा है एलाइड, एग्रीकल्चर और एलाइड में कंट्रीब्यूशन। दूसरे नंबर पर फॉरेस्ट्री, तीसरे नंबर पे लाइफ स्टॉक, और चौथे नंबर पे 1.1 फिशरीज। ध्यान से सुनना, मैंने बोला एग्रीकल्चर और एलाइड के अंडर। अगर मैं एग्रीकल्चर और एलाइड को 100% मान के चल रही हूं तो उस 100% में से आपका, हाँ जी, ये टोटल जीएसवी, ये स्टेट की है, इसको काट दो अभी, ये अगले टॉपिक में कराऊंगी। हाँ, ऊपर वाला याद रखो। ठीक है, 62% ऑफ जीएसवीए। तो ये अगर मैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड को मान के चल रही हूँ 100%। अब यहीं पे समझ लो, अगर मैं टोटल जीएसवी स्टेट की बात कर रही हूँ, तो अब अगर मैं टोटल जीएसवीए स्टेट को 100% मान के चल रही हूँ, उसमें से एग्रीकल्चर एलाइड का कुछ पार्ट होगा। और यही एग्रीकल्चर को जब मैं 100% मान के चल रही हूँ तो ये आपके क्रॉप, लाइफ स्टॉक, फिशरीज और फॉरेस्ट्रीज, ये इसके अंडर है। तो दो दो अलग अलग डाटा आएंगे। एक डाटा आएगा कि आपके टोटल जीएसवी एवी में आपका
लाइफ स्टॉक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और टोटल एग्रीकल्चर एंड एलाइड में आपका लाइफ स्टॉक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जहां पे भी आपको दो डाटा मिलेंगे लाइफ स्टॉक से रिलेटेड, वहां पे एक होगा कि पूरी स्टेट की जीएसबी में लाइफ स्टॉक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एक डाटा होगा कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर और एलाइड के अंडर जो है लाइफ स्टॉक कितना आपको एड ऑन दे रहा है, वैल्यू एडिड दे रहा है। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट योजना एग्रीकल्चर में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ अभी मैं आगे जो है ये ऑफिशियल में पूरा दे रखा है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको ये परसेंटेज समझ आ जाए, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते थे तो हम इसी में कंफ्यूज होते थे कि किसका क्या पूछ रखा है। ठीक है, तो बस अभी इतना ध्यान से सुनना कि मैं अभी बात कर रही हूँ एग्रीकल्चर और एलाइड को अगर मैं 100% मान के चल रही हूँ तो उसका डाटा दे रखा है ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर इनिशिएटिव पूछ लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है। इस साल इकोनॉमिक सर्वे और बजट में जो है कुछ स्कीम्स और योजनाएं शुरू की गई है, तो ध्यान से सुनना। कुछ स्कीम्स पुरानी है, कुछ स्कीम्स नहीं है, बस आपको जहां जहां ईयर में मेंशन करूंगी वो याद रखना है, वरना स्कीम्स मेंस में भी याद रखना, और एज इट इज आपको स्टेटमेंट प्रीलिम्स में भी आ सकती है कि फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर योजना जीवन सुरक्षा। नाम से ही पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स काम करते हैं कभी कभी उनको कोई ना कोई एक्सीडेंट फेस करना पड़ता है, जैसे मशीनरी के टाइम पे किसी को कोई चोट लगी, कोई इतनी ज्यादा गंभीर चोट लगी कि वो चल नहीं पा रहा, या किसी की डेथ ही हो गई, तो उसके लिए जो मुख्यमंत्री हमारे स्टेट के गवर्नमेंट है उन्होंने जो है ये योजना स्टार्ट कर रखी है कि वो उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे, नॉट इंश्योरेंस, कंपनसेशन। अगर तो किसी को थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, किसी का हाथ मतलब चोट लगी है, नॉर्मल चोट लगी है, ठीक है, तो उसको दिए जाएंगे 10,000 से 40,000 रुपीज। अगर कोई हैंडीकैप ही हो गया, परमानेंट हैंडीकैप हो गया एग्रीकल्चर में फार्मिंग करते करते, तो उसको दिए जाएंगे 1 लाख रुपीज। और किसी की डेथ ही हो गई कोई फार्मिंग में, जैसे सोलर फेंसिंग लगाते हैं या मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम है फार्मिंग में, तो उससे किसी की डेथ होगी फार्मर की, या किसी भी चीज से आपकी डेथ जाती है कभी कभी फार्मर्स की, तो उसके लिए जो है उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे कंपनसेशन उसकी फैमिली को। तो ये स्कीम है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर योजना जीवन सुरक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल जो है बजट में इसको 40 लाख रुपीज जो है इसके लिए असाइन किए गए हैं इस योजना के अंडर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स कि इसमें कंपनसेशन दी जाएगी, अलग अलग टाइप्स की है। अगर किसी को थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो 10,000 से 40,000, कोई हैंडीकैप ही हो गया तो उसको 1 लाख, और किसी की डेथ होगी तो उसको 3 लाख। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट योजना है प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना, कुशल किसान योजना। इसमें क्या है, अब जो गवर्नमेंट है वो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सबको बढ़ावा देने की बात कर रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो फर्टिलाइजर्स वगैरह के यूज को रिडक्शन करने की बात सारी जगह हो रही है, स्टेट लेवल पे भी, इंडिया लेवल पे। तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग होती है जैसे हम किसी भी फर्टिलाइजर का यूज ना करके अपने मेन्योर्स हो गए, एक ऑर्गेनिक होता है एक नेचुरल होता है, नेचुरल चीजों को यूज करके जो है हम फार्मिंग करते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग। तो यहाँ पे डाटा मैंने इसलिए लिख रखा है, पेपर में डाटा पूछ रहे हैं, बार बार रिवाइज करोगे याद हो जाएंगे। तो बोला जा रहा है कि नेचुरल फार्मिंग के अंडर जो अभी फार्मर्स है वो कितने आ चुके हैं, 1,78,643 फार्मर जो है नेचुरल फार्मिंग को अपना चुके हैं। और माना जा रहा है कि अब हिमाचल प्रदेश में कितना एरिया नेचुरल फार्मिंग के अंडर आया हुआ है, 24,210। और गवर्नमेंट ने इस बारी बात की है कि इस साल हम इस योजना के तहत कितने बिघा जमीन जो है वो एक्स्ट्रा जो है कवर करने वाले हैं नेचुरल फार्मिंग के अंडर, 50,000। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लोग कितने लोग फार्मर जो है इसको अपना चुके हैं, 1,78,643 फार्मर्स। अभी तक कितना एरिया है, 24,210, और एक्स्ट्रा बिघा जो कवर करने की बात की जा रही है वो की जा रही है 50,000। बजट इसके लिए 13 करोड़ रखा गया है। क्लियर, ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट, बजट में टोटल एलोकेशन जो है वो एग्रीकल्चर को कितनी दी गई है। यहां पे एग्रीकल्चर के साथ हॉर्टिकल्चर भी जोड़ा गया है इस बजट एलोकेशन में।
एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर को टोटल जो बजटरी एलोकेशन इस साल की गई है कि इस साल हम इतना इतना पैसा जो है एग्रीकल्चर के लिए लगाएंगे, वो है 1875.17 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, 1875.17 करोड़, 0.17 करोड़। बार बार रिवाइज करोगे या मैं ही बार बार पूछूंगी, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो, दो डाटा दिए, जिसकी तो इकोनॉमिक स्ट्रांग है वो तो वेल एंड गुड, उसको समझ आ जाएगा। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे दो कंसेप्ट समझा रही हूं, करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। जब हम किसी स्टेट या गवर्नमेंट की इकोनॉमी देखते हैं कि उसने एक साल में कितना फायदा किया है, या प्राइस देखते हैं कि अब कितनी महंगाई हुई है, तो हम उसमें दो तरीके के प्राइसेस को देखते हैं, करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस में हम आजकल के, मतलब एक पिछले साल से इस साल कितनी महंगाई हुई है, जैसे पिछले साल दूध की थैली 33 की थी, इस साल वो 35 की होगी है, तो उसमें हम करंट आज की डेट में जो इन्फ्लेशन चल रही है उसको देखेंगे। कांस्टेंट में हम क्या करते हैं, कोई एक बेस ईयर फिक्स कर लेते हैं। जैसे अभी जो है हम जितने भी कांस्टेंट प्राइसेस को मेजर करते हैं उसको 2011 और 2012 का बेस ईयर मान के चलते हैं। मतलब 2011-12 में कितनी महंगाई थी, कोई चीज उस टाइम पे कितने रुपीस की आती थी, तो आज की डेट में वो कितने की आ रही है, तो वो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर हम प्राइसेस देखते हैं। डेकेड का ले लेते हैं, यहाँ पे डेकेड का ही हुआ, और करंट हुआ जो अभी के हम प्राइसेस एक दो साल के देख रहे हैं कि एक साल में कितना चेंज आया, तो वहां पे उसके बेसिस पे भी आपके डाटा दे रखा है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट। अगर किसी को डाटा याद होता है तो मैं भी यहाँ पे समझा रही हूँ, बट अगर किसने स्किप भी करना होगा, कोई बिल्कुल ही ऐसा है कि बिल्कुल ही डाटा याद नहीं कर सकता, तो मैं मेन मेन बता रही हूँ कि कोई जोन से आप स्किप कर सकते हो, पर जो मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है वो याद करने ही करने। यहाँ पे देखो, एग्रीकल्चर और एलाइड जो है वो कंट्रीब्यूट जब करंट प्राइजेस पे माना जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस साल, अभी जब ये आपका इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ था तब आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था। ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल ईयर जो है इंडिया का कब होता है, कब से कब तक होता है? 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक। ठीक है, तो आप जब ये बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, इसमें लिखा होगा एस्टिमेटेड, एडवांस एस्टिमेट्स। मतलब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम ये नतीजा लगा रहे हैं कि ये होगा, क्योंकि ये फरवरी में के एंड तक बजट रिलीज हुआ था, तो उन्होंने ये अभी वो लगाया, एस्टिमेट लगाया कि इतना होगा। तो आपको हर जगह ए देखने को मिलेगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर हमको वही याद करना है जो आपको इकोनॉमिक सर्वे में डाटा दे रखा है। तो उन्होंने बोला है कि इस साल माना जा रहा है, अगर हम करंट प्राइसेस पे देखें, अभी के इन्फ्लेशन या प्राइसेस के अकॉर्डिंग बात करें, तो माना जा रहा है 2018-19 में जो एग्रीकल्चर और अलाइड ने कंट्रीब्यूशन की थी वो की थी 17,767 करोड़। लेकिन इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये माना जा रहा है कि ये कितनी हो गई होगी या हो गई है 26,458 करोड़। तो बोल रहे हैं कि इसमें ग्रोथ देखने को मिली है 4.9%। ये बढ़ी है, एग्रीकल्चर और एलाइड की जो कंट्रीब्यूशन है वो करंट प्राइसेस पे इंक्रीज हुई है, कितनी? 4.9%। किसी को ये डाटा नहीं ऐड हो रहा है, बस आपको परसेंटेज याद कर लो कि एग्रीकल्चर और एलाइड की टोटल कंट्रीब्यूशन में ग्रोथ हुई है 4.9, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव पूछ लेते हैं, नेगेटिव ग्रोथ हुई है कि पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, तो याद रखना है आपकी 49% है, 4.9 नहीं है, 49% ग्रो किया है। 17,000 अप्रोक्सीमेटली से कितना सीधे 26,000 बढ़ा है, तो काफी आपके एग्रीकल्चर और एलाइड ने कंट्रीब्यूशन इंक्रीज की है। वैसे यहाँ पे ग्रोथ को मैंने परसेंटेज में लिख दिया। अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो पिछले साल से इस साल डिक्रीज हुई है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर हम करंट प्राइसेस पे देखें तो 18 से इस साल तक इंक्रीज हुई है 49%। लेकिन अगर मैं इसी को कांस्टेंट प्राइसेस से मानूं, मतलब बेस ईयर हमने 2011 मान के चला है, तो उस साल से अब तक का माना जा रहा है डिक्रीज करी है। ये डाटा याद ना करो, बस इतना याद रखो, कांस्टेंट प्राइसेस पे ग्रोथ जो है वो डिक्रीज की गई है, हो रही है, और करंट प्राइसेस पे ये इंक्रीज हुई है।
अभी क्लास में इतना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी एक बारी सबने ये रीड करना है, ऑफिशियल वाला भी और नोट्स भी। फिर कल जो समझ नहीं आएगा वो मैं बताऊंगी। ठीक है, जो भी लाइन समझ नहीं आएगी उसको अंडरलाइन कर देना, मेरे को स्क्रीनशॉट खींच के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कल मैं उसको आपको दोबारा से समझा दूंगी। अब बुक्स में और आपके मेंस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जितना भी हमने सारा पढ़ा ये आपके प्रीलिम्स का पार्ट है, फैक्ट्स। बस आप वहां पे जब भी एग्रीकल्चर मेंस में टॉपिक आया तो आप लिख सकते हो कि इतने ज्यादा वर्कफोर्स जो है वो एलाइड और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जीएसवीए की कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 13% अप्रोक्सीमेटली है। तो गवर्नमेंट को इसको इंक्रीज करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, और गवर्नमेंट स्टेप्स ले भी रही है, आगे स्कीम्स बता दी। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मेंस में आपके लिख भी रखा है, लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न का मतलब है लोग कैसे जो है हिमाचल प्रदेश में लैंड को यूज कर रहे हैं, कितने लोग एग्रीकल्चर के लिए लैंड को यूज कर रहे हैं, कितने लोग हॉर्टिकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, कितनी लैंड ऐसी पड़ी है जिसपे खेती हो सकती है पर लोग कर ही नहीं रहे हैं। और एक रीजन यही हो सकता है पानी की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट इरिगेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है, तो ये सारा क्रोनोलॉजिकली होएगा। ये आपको अपनी बिल्ड करना पड़ेगा कि कैसे आप किस पॉइंट को लिंक करके मेंस में लिख सकते हो। सबसे पहले लैंड यूज पैटर्न में जो हिमाचल प्रदेश है वो पूरे इंडिया में 17th रैंक पे आता है। ठीक है, लैंड यूज पैटर्न मतलब जोग्राफिकल एरिया अगर हम देख रहे हैं तो हिमाचल का जोग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना है? हाँ, ये याद रखना है, बहुत बारी क्वेश्चन आया है इनकरेक्ट टैग में। अब ध्यान से सुनना, 55673 आंसर ये है। इतना ज्यादा फैक्चुअल कर दिया है कि 55675 ये डाल देंगे, तो ये तो गलती है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुई। इसीलिए मैं फैक्ट 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 डिजिट्स याद करने को बोल रही हूँ बार बार। तो ये बिल्कुल याद रखना है कि स्टेट जो हिमाचल प्रदेश है उसका जो टोटल एरिया है वो है 55673। ठीक है, और जो हमारी हिमाचल प्रदेश है वो एरिया वाइज जो आपके इंडिया में कौन से नंबर पे आती है, 17th स्टेट है, लार्जेस्ट नंबर पे 17th स्टेट है, और वर्ल्ड में देखी जाए तो 126th नंबर पे आती है। ये डाटा याद कर लेना। दूसरा, अब 55,673 स्क्वायर किलोमीटर को अगर मैं 100% मान के चल रही हूं कि हिमाचल का एरिया 100% है, तो इस 100% में से आगे जो मैंने लिख रखा है ये कितने कितने परसेंट जो है किस किस सेक्टर को कंट्रीब्यूटेड है। जैसे अनकल्टिवेबल, अनकल्टिवेबल मतलब जिसको हम, जमीन तो है लेकिन उसको क्या कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, उसको खेत के मतलब खेती बाड़ी के पर्पज से यूज नहीं किया जा सकता। कितनी जमीन है? 16.73%। 100% में से 16.73% हिमाचल प्रदेश में ऐसी लैंड है जो बिल्कुल अनकल्टिवेबल है, जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे फैलो लैंड। फैलो लैंड वो होती है जिसको हम यूज कर तो सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उसमें कभी सॉइल की दिक्कत है या कुछ है, तो लोगों ने ना खेत, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खेत जो है अपने ऐसे ही छोड़ रखे हैं, उस पे कोई खेती बाड़ी नहीं कर रखी। एक तो रीजन है या तो पानी की कमी या क्लाइमेट ही सूट नहीं कर रहा। तो ऐसी फैलो लैंड हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 1.53%। नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, कितनी जमीन है जो एग्रीकल्चर को छोड़ के और पर्पसेस के लिए यूज की जा रही है? 7.98%। इसमें आगे इंडस्ट्रीज एटसेट्रा जो एग्रीकल्चर के अलावा है। फॉरेस्ट कवरेज, फॉरेस्ट की कवरेज कितनी मानी जा रही है हिमाचल प्रदेश में? कितनी है? 24.55%। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। पूरे एग्रीकल्चर एरिया मतलब हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया अगर हम 100% माना जा रहा है, बोल रहे हैं, तो 24.55% उसमें से क्या है? फॉरेस्ट कवरेज। और नेट सोन एरिया, जितने पे अभी कुछ ना कुछ उगाया जा रहा है उसको बोलेंगे, वो कितना है? 11.49%। ये एज इट इज डिजिट याद करनी पड़ेगी क्योंकि मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ भी रखा है लाइड में, डिस्कस द लैंड यूज पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे ही पूरा यहां से यहां तक ही लिख दोगे, नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये फैक्चुअल है, ये एज इट इज ही याद करना पड़ेगा, इसमें कोई स्टोरी नहीं है। 11.49% नेट सोन एरिया है,
फॉरेस्ट कवरेज 24.55 है, नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए 7.98%, फैलो लैंड 1.53 और 16.73 ऐसी लैंड है जो अनकल्टिवेबल है। फैलो लैंड होती है मैम जो लैंड जो है, जैसे लोगों को देखना, लोगों के पास खेत होते हैं तो उसमें से वो कुछ खेत ऐसे देखते हैं कि यार इस पे तो अब कोई फायदा ही नहीं है अनाज उगा के, क्योंकि खराब ही होगा। तो लोगों ने कुछ कुछ अपनी जमीनें ऐसी होती है जो छोड़ ही दी होती है कि इसमें कोई फायदा नहीं है, कोई हमारे को इससे प्रॉफिट नहीं होगा। तो फैलो लैंड होती है जो हम कल्टीवेट कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं किसी एटमोस्फेयर की वजह से, या वो क्या बोलते पानी की वजह से। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 महीने छोड़ दी या 1 साल, देखना कभी लोग ऐसे शिफ्टिंग भी बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन भी एक काइंड ऑफ बोलते हैं। ऐसे ही मान लो कि क्या है, ये लैंड है, एक ये लैंड है, तो लोगों ने क्या किया, इस साल इस लैंड को बो दिया, मतलब एग्रीकल्चर इस पे प्रैक्टिस कर लिया और इसको छोड़ दिया। कई बार ये भी माना जाता है कि अगर लैंड हम 2-3 साल तक ऐसे ही छोड़ रखेंगे ना फैलो, तो जब हम उसको दोबारा 3 साल बाद उस पर एग्रीकल्चर ट्राई करेंगे तो अच्छा खेती होगी उस पे। मतलब उसको ऐसे भी मान सकते हैं कि वो मतलब सॉइल की इंप्रूवमेंट के लिए फैलो छोड़िए। ठीक है, तो फैलो एक ऐसी फार्मिंग टेक्निक भी है जहां पे है जो हम थोड़े टाइम के लिए 1 या 1 साल से ज्यादा के लिए उस लैंड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, या किसी ना किसी वजह से, बारिश की वजह से वो ऐसे ही छूट जाती है कि हम उस पे जो है ट्राई नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है लेकिन लोगों ने किसी ना किसी वजह से इसको छोड़ रखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है। अब इसको जो तो बलोखरा से जिन्होंने पहले नोट्स बनाए हुए हैं वहां पे ऐड ऑन कर लेना, मतलब ऐड ऑन इन द सेंस इसमें फैक्ट डाटा चेंज हुआ है, वहां पे कुछ और डाटा है लेकिन अब जो इकोनॉमिक सर्वे में डाटा मेंशन्ड हो रहा है 2-3 साल से वो ये वाला है। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स, लोगों के पास अगर हम देखें कितने लोगों के पास कितनी ऑपरेशनल होल्डिंग्स है आपके हिमाचल प्रदेश में, 9.97। किसी ने लास्ट साल का अगर एचएस का पेपर देखा है तो देखना, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट एज इट इज आई हुई थी। एक साइड डाटा लिख रखा था, मतलब यहाँ पे डाटा लिख रखा था और यहाँ पे ये फिगर्स दे रखी थी, और इनको बोला था मैच द फॉलोइंग, करेक्ट और इनकरेक्ट बताना था। यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट डाल दी थी, एक और डाटा ऐड कर दिया था तो कंफ्यूज करने के लिए। यही पूरा यही पूरा क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, बट एलिमिनेशन मेथड से इजीली हो रहा था क्योंकि जो एवरेज साइज है वो सबसे कम ही होएगा। एवरेज मतलब हम जितने भी लोग हैं उनका एवरेज देखेंगे कि सबके पास कितनी एवरेज साइज की होल्डिंग्स है। तो एवरेज साइज जो है वो हिमाचल प्रदेश में 0.95 हेक्टेयर है। मतलब अगर हम एवरेज मान के चले तो हिमाचल प्रदेश में लोगों के पास 0.95 हेक्टेयर तो है ही है ऑपरेशनल होल्डिंग में। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग हिमाचल प्रदेश में कितनी है, 9.97 लाख। एरिया कवर्ड, अगर ऑपरेशनल होल्डिंग्स इतनी है तो उसमें लोगों के पास टोटल एरिया कवर्ड कितना है, 9.44 लाख हेक्टेयर्स। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आया था, टोटल नंबर ज्यादा ही होगा और एरिया कवर्ड 9.44% और एवरेज साइज की जो होल्डिंग्स है वो 0.94% है। ये डाटा भी मेंस में बोल रखा है, इंपॉर्टेंट है, लैंड यूज पैटर्न में ये भी आएगा, एलाइड में सीधे सीधे क्वेश्चन डाल देंगे। क्लियर? मतलब हाँ, कुछ या पूरा, जो लोग जिनके पास भी लैंड है वो लोगों के पास, जैसे अगर मेरे पास जमीन है तो मैं उसको पूरे जितने भी लोग हैं जो भी जमीन पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों की जब इन एग्रीकल्चर लैंड को जोड़ रही हूँ तो वो है 9.97 लाख। ऑपरेशनल होल्डिंग का मतलब है जितनी भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने के लिए एक बंदे के पास लैंड है। क्लियर? नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स, कि अब सबके पास ही थोड़े जमीन है, कईयों के पास बिल्कुल जमीन नहीं होती, कईयों के पास जमीन है लेकिन वो ऐसी है खेती के लिए नहीं है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जितनी भी जमीन हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों के पास है, तो उस होल्डिंग कितनी जमीन है वो है 9.97 लाख, और कितना एरिया कवर कर रही है वो जमीन 9.44 लाख। ये लोगों की बात की गई है और नीचे एरिया की बात की गई है।
बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, मेंस में लिखने को भी लिखना ही है अगर क्वेश्चन आया, इसके बिना मेंस का आंसर कंप्लीट है और आपके प्रीलिम्स के लिए तो फैक्चुअल है ही है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? और सबसे कम? स्पीति, ठीक है, याद रखना है स्पीति। तो हिमाचल प्रदेश में एवरेज रेनफॉल जो है वो माना जाता है 1251 मिलीमीटर है, 1251। और ये कई जगह पे 151 152 भी दे रखे हैं, तो ये दोनों डाटा है आपके यूनिट्स के हिसाब से, 1251 मिलीमीटर और दूसरा यही एवरेज रेनफॉल है हिमाचल प्रदेश की। ये डाटा याद करना है, एक बारी पेपर में मतलब पिछले साल ही आ रखा है। पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे 10, हिमाचल में 10 जो क्वेश्चन थे वो इकोनॉमिक सर्वे से ही थे। क्लियर? एवरेज रेनफॉल ऑफ हिमाचल 1251 मिलीमीटर, और सबसे ज्यादा कहां होती है? धर्मशाला, और सबसे कम है स्पीति। और अगर हम एवरेज एनुअल रेनफॉल इंडिया की माने तो कितनी है, इंचेस में कितनी है? एमएम में ही बता दो, चलो इंचेस तो छोड़ो। 2900 समथिंग के अराउंड होती है, ठीक है, इंडिया का भी याद रखना है। 2900 mm याद कर लो इंडिया का, और एवरेज रेनफॉल हमारी हिमाचल में है 1251 mm। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा कांगड़ा, अब कांगड़ा तो सबको पता है, ठीक है, कांगड़ा ही बच्चे याद करते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजी में, बताओ कि सबसे ज्यादा कहाँ होती है, उससे कम कहाँ होती है, उससे कम कहाँ होती है। तो हमेशा पहली 4 डिस्ट्रिक्ट्स याद रखनी है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि सबसे पहले कहाँ सबसे ज्यादा होती है, उससे कम। तो कांगड़ा में सबसे ज्यादा, उससे कम चंबा, उससे कम सिरमौर, और उससे कम मंडी, ऐसे चलते रहते हैं। सबसे लास्ट में स्पीति आएगा, लेकिन पहले 4 पता होना चाहिए। तो के सी एस एम मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ऐसे करो, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और मंडी। वेरी इंपॉर्टेंट, इनकरेक्ट करेक्ट में पूछते हैं। नेट सोन एरिया, अब लोग जो एरिया लोगों के पास है, ठीक है, वो हमने ऊपर देख लिया ऑपरेशनल होल्डिंग्स, लेकिन उस एरिया में से भी लोग जो है कितने एरिया में खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो वो बोला गया है 2018-19 में थी 543,000 हेक्टेयर। तो अगर हम 2018-19 की बात करें, कितने लोग जो है कितने एरिया में खेती बाड़ी कर रहे थे, 543,000 हेक्टेयर। अब ये बढ़कर सॉरी, ये 2008 और 2009 में 539,000 है, और 2089 की दे रखी है 543। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे 2008 2009 में 539,000 हेक्टेयर, और 2018-19 की दे रखी है, बढ़ के कितनी होगी, 543,000 हेक्टेयर। मतलब लोग जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ा ही रहे हैं अपना एग्रीकल्चर में हाथ। जो लोग, कई आपको पता ही है, कोरोना के बाद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सर्विसेज छोड़ के एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए हैं। तो अब अगर ये डाटा कभी अपडेट होगा, तो ये कोरोना की पहले की बात है, अब ये बढ़कर और भी हो गया होगा, 543 से बढ़ गया होगा, ठीक है। लेकिन अब डाटा इकट्ठा करने में गवर्नमेंट को टाइम होता है, तो हर बारी इकोनॉमिक सर्वे में इसके आगे का डाटा नहीं दे रखा है, 2018-19 तक का ही है। तो याद रखना 2018-19 तक आपके नेट सोन एरिया हिमाचल का कितना है, 543,000 हेक्टेयर। अब क्योंकि हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो हम क्रॉप्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मेन जो आपकी क्रॉप्स है कल्टीवेबल एरिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है व्हीट और मेज। हिमाचल प्रदेश में फ्रूट्स को छोड़ के सबसे ज्यादा जो क्रॉप्स प्रोड्यूस होती है वो है व्हीट और मेज। डाटा याद रखना है, पूरी जितनी भी आपकी क्रॉप्स लग रही है, जरूरी नहीं है व्हीट और मेज भी है, राइस भी लगती है कई कई जगह पे। हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ राइस लगती है, मतलब कौन सा एरिया आप लोगों को पता है जहाँ पे राइस लगती है, किसी के एरिया में लगती हो? हाँ, जो जो प्लेन एरियाज है ना आपके हिमाचल के, जहाँ पे रिवर के सोर्सेज है, वहां पे लगती है। जैसे मंडी के जोगिंदर नगर और इसमें सुंदर नगर वाले एरिया में, कांगड़ा में भी, पालमपुर में है शायद से राइस की खेती। सोलन डिस्ट्रिक्ट में भी आपके, जहाँ पे हम लोग रहते हैं नालागढ़ और इधर पंजाब वाला एरिया के साथ टच होता है, यहाँ पे भी खेती। तो ऐसे नहीं है राइस की खेती है, तो ध्यान से सुनना अब जो मैं बोल रही हूँ।
क्रॉप्स तो बहुत सारी उगती है, लेकिन उसमें से जो व्हीट और मेज है हिमाचल का, ये दोनों ही मिलके 66% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। तो सबसे ज्यादा क्रॉप्स जो लग रही है उसमें से सिर्फ और सिर्फ व्हीट और मेज का 66% कंट्रीब्यूशन है। उसमें से भी ज्यादा क्या लग रही है, व्हीट। व्हीट लग रही है 34.90%, और उसके बाद मेज आ रही है 31.37%। डाटा याद करना जरूरी है। 34.90 आपकी व्हीट, और मेज कितनी लग रही है, 31.37%। ये बलोखरा और मियां गोवर्धन सिंह में डाटा दे रखा है, तो वहां पे अपडेट भी कर लेना जिसके पास है। उस टाइम पे 34.82% लिख रखा है, तो अब के टाइम पे व्हीट जो है 34.90% है। तो इकोनॉमिक सर्वे का मतलब यही होता है पढ़ने का, कि इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो है वो आप अपडेट करके चलो हमेशा अपनी बुक्स के साथ। ठीक है। व्हीट 34.90% और मेज 31.37%। अब ध्यान से सुनना, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर अलग अलग आपके सीड के फार्म्स खोले गए हैं। सीड फार्म होते हैं, जैसे आपने बीज की सैपलिंग्स होती है, पता है ना, जैसे प्याज होता है, प्याज हम डायरेक्ट नहीं लगाते, उसकी वो होती है, सीडलिंग्स होती है। जैसे राइस हो गया, अब तो राइस वैसे भी आने शुरू हो गए हैं बीज वाले। किसी ने पढ़ा हो, रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने राइस को बीज वाले सीड के थ्रू एक जगह CSIR पता नहीं कहाँ पे ये स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अगर हम राइस जो है वो सेपलिंग्स वाले लगाएं तो उससे पानी की कंजप्शन बहुत ज्यादा होती है। सभी को पता है, अगर राइस की खेती में पानी बहुत ज्यादा लगता है, और क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी हो रही है, इसकी वजह से अब रिसर्चर्स ने नए टाइप की राइस उगानी शुरू कर दी है, जिसमें सैपलिंग्स नहीं, हम बीज के थ्रू राइस लगाएंगे। तो ऐसे ही जो है एरियाज है हिमाचल प्रदेश में, बहुत सारे मल्टी सीड फार्म्स है। ठीक है, जिंजर के डेवलपमेंट स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन है। तो हमने देखने हैं कि कितने क्या क्या चीजें आपके हिमाचल में है। तो हिमाचल के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर इस टाइम पे 20 सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म है। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म जो कितने हैं, 20। वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन कितने हैं, 3। पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन कितने हैं, 12। एक जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन है, 1। 1 ही जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में टॉप रैंक पे आती है जिंजर की प्रोडक्शन में? हाँ, सिरमौर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सिरमौर जो है वो सबसे टॉप पे है आपकी जिंजर की प्रोडक्शन के लिए। तो 1 जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन है, वो ही सिरमौर में ही है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन है। 12 पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन है। 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन है, और सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म कितने हैं, 20। अब आप सभी को पता है, क्योंकि आपकी मिट्टी जो है वो थोड़े थोड़े टाइम बाद फर्टिलाइजर्स का यूज करके उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाता है, कभी कभी वो सुटेबल ही नहीं होती है आपकी क्रॉप के उगाने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आपके सेंट्रल लेवल पे भी बहुत सारी स्कीम्स शुरू की गई है सीड की, सॉइल की टेस्टिंग के लिए। सॉइल की टेस्टिंग को फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी जिस खेत में वो उगा रहे हैं कुछ, उसको एक पैक करके उनको ले जाते हैं रिसर्च के लिए, कि इसमें बताओ क्या क्या चीज की कमी है। तो वहां से रिकमेंडेशन मिलती है कि आपको इतना NPK, क्या क्या किस कंसेंट्रेशन में NPK ऐड करना है। ठीक है, तो कितने सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज है हिमाचल प्रदेश में, 11। मैं इसलिए बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आ रखा है पेपर में। डाटा और बलोखरा में डाटा में चेंजेस है, जब उसकी पब्लिकेशन हो रखी है उसमें तब का ही ऐड होना है, तो आपको आगे उसको अपडेट करना खुद है। तो वहां पे शायद से 12 सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म है, तो अब जो है हिमाचल प्रदेश में 20 सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स हो गए हैं। 2 बायो कंट्रोल लेबोरेटरीज है हिमाचल प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायो कंट्रोल लेबोरेटरीज हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ है, कांगड़ा एंड मंडी। पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे जो है करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड जो है आ रहा है, और स्टेटमेंट बेस्ड ही लर्न करना है। क्लियर? स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम, हमने ऊपर अभी एक स्कीम पढ़, 2 स्कीम्स पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी थी? हाँ जी, और दूसरी? एक नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड पढ़ी थी, एक
कंपनसेशन, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो आपकी इकोनॉमिक सर्वे की मेंशन स्कीम्स है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम में हम और भी स्कीम्स करेंगे। अब इस बारी इस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा चांसेस है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग स्कीम्स होती है, तो फार्मर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, यार हम कौन सी स्कीम, हमारे को तो पहली बात तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं हिमाचल क्या इंडिया में ले लो जिनको ना स्कीमों के बारे में नॉलेज ही नहीं होती। स्कीम्स तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी शुरू कर रखी है फार्मर्स के लिए, पर पता ही नहीं होता। तो ऐसी कंफ्यूजन मिटाने के लिए गवर्नमेंट ने जो इस बारी हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, बहुत सारी स्कीम्स को एक ही स्कीम में ऐड ऑन कर दिया। ऐसे स्कीम्स को अम्ब्रेला स्कीम्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्कीम है मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना। पहले तो यही पेपर में आ सकती है लाइड में कि डिस्क्राइब या राइट शॉर्ट नोट ऑन मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना। तो जो भी मेरे से पूछ रहे थे कि एचपी के करंट अफेयर्स मैम अलग से करने हैं, तो नहीं करने हैं। अगर आपकी कोई स्कीम्स है तो वो आपकी इकोनॉमिक सर्वे में ही मेंशन्ड है, बस इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ो। जो स्कीम्स है यहीं से आएगी, उससे बाहर से नहीं आएगी, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में। तो स्टेट ने मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना शुरू की गई करी है। इसमें क्या है, हुआ ये है कि अलग अलग स्कीमें थी तो उन सबको एक ही स्कीम में जोड़ दिया गया है, और इसके कंपोनेंट्स ध्यान रखने हैं क्या क्या है। ये एक क्लस्टर बेस्ड स्कीम है वेजिटेबल को प्रोड्यूस करने के लिए। पहली बात, इसमें वेजिटेशन प्रोडक्शन के लिए क्लस्टर बेस्ड, क्लस्टर होता है जैसे 5-6 गांव हैं, इनका ग्रुप बना दिया और उनको जोड़ के एक स्कीम लॉन्च कर दी, तो ये क्लस्टर बेस्ड स्कीम है वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए। इनपुट बेस्ड अम्ब्रेला स्कीम, इनपुट बेस्ड मतलब आपके सीड्स दिए जाएंगे, फर्टिलाइजर्स दिए जाएंगे इनपुट बढ़ाने के लिए, आउटपुट बढ़ाने के लिए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन चेन, लोगों को बीज अच्छे मिले। खेती बाड़ी तो तभी अच्छी होगी जब बीज अच्छे होंगे। सभी को पता है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, हरित क्रांति। इंडिया के पास जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंस हुई थी इंडिया की, तो उस टाइम पे फूड सिक्योरिटी का बड़ा इशू आया हुआ था। क्यों? इंडिया के पास जमीन तो बहुत थी लेकिन उनकी यील्ड जो वो लगा रहे थे उनसे उनका ढंग से प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रही थी। क्यों? बीज ही अच्छे नहीं थे। तो हमने यूएसए से और पता नहीं यूके से जो है वो सीड्स इंपोर्ट किए थे। ठीक है, तो वही है कि जब तक सीड ही अच्छा नहीं होगा तब तक कैसे आप कोई प्लांट से यील्ड निकाल लोगे ज्यादा। तो यहाँ पे इसमें एक ये कंपोनेंट भी है कि यहाँ पे सीड की चेन को, जो अच्छे अच्छे सीड्स है उसकी जो चेन है उसको इंप्रूव करने की बात की गई है। और स्ट्रेंथनिंग ऑफ लेबोरेटरीज, सॉइल टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी होना बहुत जरूरी है। अगर किसी इंसान ने बहुत ही ज्यादा फर्टिलाइजर, बहुत ही ज्यादा पेस्टिसाइड डाल दिया या बहुत ही ज्यादा एक्सटेंट में पानी यूज कर दिया तो उसकी मिट्टी खराब हो जाएगी, और अगर एक बारी मिट्टी खराब होगी तो उस पर खेती करना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे ही ये चारों कंपोनेंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुन लो, ये चारों के चारों करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेस में आ सकता है। मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना, या तो ये स्टेटमेंट दे रखेंगे और बोलेंगे कि बताओ ये कौन सी स्कीम से रिलेट है, या आपकी स्कीम सीधे ही मेंस में पूछ लेंगे या प्रीलिम्स में। तो वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए क्लस्टर बेस्ड स्कीम है, इसमें इनपुट बेस्ड स्कीम है, इसमें सीड मल्टीप्लिकेशन चेन को बढ़ाया जाएगा और इसमें लेबोरेटरीज को स्ट्रेंथन किया जाएगा। दूसरी हम पढ़ी चुके हैं संरक्षण योजना, सॉरी ये नहीं पढ़ी। सभी को पता है कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे जानवर जो है वही आपकी खेती बाड़ी खा जाते हैं। मंकी, ठीक है, टमाटर लगाए होंगे, जैसे हमारे एरिया में अगर मक्की लगाई है ना, तो मक्की तो लगाई अलग है, वो अगर किसी ने देखभाल नहीं की तो सारी की सारी मक्की खा जाते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी खेती बाड़ी खत्म करने के लिए। एक साइड चल अच्छी बात भी है, उनको कुछ नई चीज खाने को मिलती है क्योंकि हर टाइम तो मक्की अवेलेबल नहीं होगी उनके लिए, बट एट द सेम टाइम उनको भी वो है और हमें भी लॉस ही है। ठीक है, उनको तो फायदा है, हमें लॉस है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है वो उत्पादन संरक्षण, संरक्षण नाम से पता चल रहा है खेती बाड़ी की रक्षा करना। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज दे रही है। अब रक्षा कैसे कर सकते हैं? फेंसिंग लगा के, कंडा तार लगा दी। आजकल सोलर फेंसिंग जो है शुरू की है गवर्नमेंट ने। उसमें क्या होता है, अगर कोई एनिमल आता है तो उसको करंट या वो उस फेंसिंग के थ्रू अंदर आता ही नहीं है। तो फेंसिंग प्रोवाइड करना जो है गवर्नमेंट का काम है इस स्कीम के अंडर, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। इसके लिए इस साल बजट में 18 करोड़ एलोकेशन की गई है।
स्कीम का कंपोनेंट यही है कि गार्ड करना क्रॉप्स का फ्रॉम मंकी एटसेट्रा, और इसमें कितनी सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट? 70% सब्सिडी सोलर फेंसिंग के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, एनिमल्स से गार्ड करने के लिए है ये स्कीम। उत्पादन संरक्षण योजना, जल से कृषि को बल, जल से कृषि को बल, इस स्कीम को जो है ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अंडर जो है इस साल कितना बजट एलोकेट हुआ है? 10 करोड़। नेक्स्ट, हिम उन्नति योजना, हिम उन्नति योजना जो है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर, जल जल से कृषि को बल, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। ठीक है, जल से कृषि को बल। और याद रखना ये 2023-24 में इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है? 10 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अब देखो, अगर आप लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं होगा तब तो आप बिल्कुल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक बारी पढ़ भी लिया, 2 बारी पढ़ लिया, 3 बारी पढ़ लिया, याद नहीं हुआ, लेकिन अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया तो आप आराम से इसको कर सकते हो। थोड़े कंफ्यूज हो गए, लेकिन अगर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू 50-50 आया तो आप कर लोगे, क्योंकि आपने एक बारी पढ़ रखा होगा। तो याद रखना, ये इम्यूनिटी स्कीम यहाँ से कट कर दो, ये अलग से करवाऊंगी मैं आपको डिटेल में। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक क्लास का, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना है। आपके पेपर में मेंस में ये जोन्स मेंशन किए हुए हैं और पेपर में आता है, डिस्क्राइब डिफरेंट जोन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हम लोगों ने पढ़ा है ज्योग्राफी की क्लास में, जिनको अभी ज्योग्राफी जिनकी छूट रखी है वो ध्यान से सुनना क्या बता रही हूं। ये हिमाचल प्रदेश है। अगर आप नीचे वाली जो लोअर आपकी हाइट की डिस्ट्रिक्ट्स है उसको बोलते हैं शिवालिक हिल जोन। इनकी जो हाइट होती है वो 1500 मीटर्स तक की होती है, पहाड़ियां। बीच में आता है आपका मिडल हिल, इनर हिमालयस, एंड आपका जो टॉप जैसे लाहौल स्पीति और कांगड़ा है, इस ये जो है किसमें फॉल करती है? आपकी ग्रेटर हिमालयस में। फर्स्ट पॉइंट ये। अब दूसरा क्या है? एरिया, एग्रीकल्चर के बेसिस पे इनको भी डिवाइड किया गया है, और ध्यान से समझना, इनमें से क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा कौन सा जोन जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, उसमें आपकी कल्टीवेटेड एरिया है, तो उसका आंसर था मिडल हिल जोन। ठीक है, तो आपके हिमाचल प्रदेश में जो जोन्स है शिवालिक हिल जोन्स, शिवालिक हिल्स के अंडर आपका कितना जोग्राफिकल एरिया आता है? 35%। हिमाचल प्रदेश का जितना भी एरिया है 55673, अगर हम उसको 100% मान के चल रहे हैं तो उसमें से 35% जो एरिया है वो कौन से जोन के अंडर आता है? शिवालिक। बताओ मेरे को, मैंने अभी क्या बोला कि जो हिमाचल प्रदेश है उसका टोटल एरिया कितना है? हाँ, अगर इसको मैं 100% मान के चल रही हूं तो उसमें से जो आपका शिवालिक हिल जोन है उसके अंडर कितना जोग्राफिकल एरिया आ रहा है? 35%। ध्यान से समझना, इसको आप मेंस में अपने स्मार्टनेस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो जब भी आएगा। ठीक है, तो 35% जोग्राफिकल एरिया है। इस 35% जोग्राफिकल एरियाज में से 33% जो है वो कल्टीवेबल एरिया है। लोग यहाँ पे इतने जोग्राफिकल एरियाज में से 33% में कल्टीवेशन कर सकते हैं शिवालिक हिल जोन्स में। सेकेंड, मिडल हिल जोन्स, कागड़ा, मंडी, ये सारा आपका मिडल हिल्स में पड़ जाता है। तो इसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? 32%। ध्यान से सुनना, 32% जो है ज्योग्राफिकल एरिया, लेकिन इस 32% में से भी अगर जितना भी हम एरिया मान रहे हैं उसमें से 53% जो है कल्टीवेबल एरिया है, मतलब 53% जो लोग हैं यहाँ के एरिया में कल्टीवेशन करते हैं। अगर मैं इसको 100% मान के चलूं, मिडल हिल जोन को अगर मैं 100% मान के चलूं तो उसके अंडर जो 53% जो है वो कल्टीवेटेड एरिया है। कंफ्यूज नहीं होना, अगर मैं शिवालिक हिल जोन्स को 100% मान के चलूं तो उसका 33% कितना है? कल्टीवेबल एरिया। अगर मैं मिडल हिल जोन को 100% मान के चलूं तो 53% जो है कल्टीवेबल एरिया है। ऊपर जो ज्योग्राफिकल एरिया दे रखा है ये आपके उसके कंपैरिजन में हुआ 55673, अगर उसको मैं 100% मान के चल रही हूँ। ये क्लियर हुआ पॉइंट? जो ऊपर वाला ज्योग्राफिकल एरिया है वो अगर मैं 55673 को 100% मान के चल रही हूँ उसके कंपैरिजन में है, और अगर मैं शिवालिक हिल जोन को 100% मान के चल रही हूँ तो उसका कल्टीवेबल एरिया इतना है, वो दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आ रखा था कि मिडल हिल जोन जो है वो सबसे ज्यादा आपका
उसके अंडर जो है वो कल्टीवेबल एरिया है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाई हिल जोन, यहाँ पे कोई डाटा नहीं दे रखा है और करने की जरूरत भी नहीं है, जो दे रखा है वही पेपर में आएगा, बस याद रखो। हाई हिल जोन्स में जो है सबसे ज्यादा सीड पोटैटोज होते हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट सीड पोटैटोज के लिए फेमस है और टॉप पे आती है? नहीं नहीं नहीं, सोलननी नहीं, शिमला शिमला। सीड पोटैटोज क्या होते हैं, कोई मेरे को बताएगा? एक तो पोटैटोज हो गए, एक सीड पोटैटोज हो गए। हाँ, छोटे छोटे। सभी ने देखा होगा आलू की खेती कैसे होती है। एक तो देखा, अब वो सैप क्या बोलते हैं, लूंगे बोलते हैं उनको अब इंग्लिश, हाँ। जहां जिस भी एरिया में वो लूंगे आई होती है ना, उनको जमीन में दबाते हैं, फिर उससे आलू उगते हैं। ठीक है, बहुत सारे पोटैटोज ऐसे हैं जो सिर्फ सीड्स के लिए यूज किए जाते हैं। जो आपके सीड के लिए पोटैटो यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं सीड पोटैटोज। छोटे छोटे होते हैं। वैसे तो आपके, अगर आप आलू बहुत टाइम तक रखो तब उसमें भी सैपलिंग्स निकल ही जाते हैं। बट सीड पोटैटोज जो होते हैं वो अलग ही होते हैं, जो इसके लिए जिससे आपकी पोटैटो की कल्टीवेशन की जाती है। तो आपके जो शिमला है, बेबी मैम, बेबी तो नहीं बोलेंगे। देखो वैसे तो आलू जो होते हैं ना, अगर आप 1 या 2 महीने रहने दो ना, तो उसमें लूंगे ग्रीन ग्रीन कलर की वो तो आ ही जाती है। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर आप उसको लगाओगे ना, तो आपकी उससे इतने ज्यादा नए आलू नहीं बनते। एक ऐसे काइंड ऑफ पोटैटोज ही लोग लगाते हैं जो आपके खाने के लिए तो हो जाते हैं, लेकिन वो ज्यादातर सीड के लिए यूज किए जाते हैं, सीड पोटैटो। उसको बोलते हैं सीड पोटैटो। एक बार सर्च भी करना, मेरे को नहीं लगता कि मैंने ये ढंग से समझाया है, जितना मैं समझा सकती थी मैंने समझाया। एक बार सर्च भी करना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटैटो एंड सीड पोटैटो, ज्यादा क्लियर समझ आएगा। कोल्ड ड्राई जोन, आपका जो ये किन्नौर लाहौल स्पीति ये वाला एरिया कोल्ड ड्राई जोन में आ गया। तो इसका जो जोग्राफिकल एरिया है 8% है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3% एरिया है जो कल्टीवेबल एरिया है। नेक्स्ट, टोटल लैंड होल्ड, शिमला 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 शिमला। और कुफरी पता है सबको, कि पोटैटो रिसर्च स्टेशन जो है वो कुफरी में है। सेंट्रल रिसर्च पोटैटो स्टेशन जो है वो कुफरी में है। ठीक है, अब टोटल लैंड होल्डिंग अगर हम 100, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आप लिख सकते हो इसको। लैंड होल्डिंग्स अगर हम बोल रहे हैं कि पहले हमने एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग की बात की थी, ऑपरेशनल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, उसमें भी डिवाइडेशन है। मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के पास कितने आपकी खेती बाड़ी की लैंड है? 88.5%। मैंने एरो लगा रखा है, ध्यान से देखना। इसको लिख लो कि ऊपर वाला जो है ये बुक्स में मेंशन्ड है, और नीचे वाला जो मैंने दे रखा है ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है। अब मैं इसलिए लिख रही हूं क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आया था तो ये गलत हो गया था मेरा, क्योंकि मैंने जो उस टाइम पढ़ा था इकोनॉमिक सर्वे का किया था, और उन्होंने उस टाइम वो बुक्स का डाल दिया, मतलब आंसर की में। तो वैसे तो ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए था, स्क्रैप होना चाहिए था, बट वही कि पिटीशन नहीं डली या जो भी होता है उसकी वजह से ये क्वेश्चन उन्होंने नल एंड वॉइड ही कर दिया। तो याद रखना है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, दो डाटा याद कर लो, 87.2% और 88.5%। दोनों में से एक आएगा तो वही टिक कर देना, अगर दोनों आएंगे तो क्वेश्चन छोड़ देना। सेमी एंड मीडियम कितने हैं? 10.85%। पहले 12.5 थे, अब कितने हो गए? 10.85%। ध्यान से देखो, ये डाटा डिक्रीज हुआ है, मतलब कहाँ पे? 88 mm, 88। हाँ 88। तो अब सेमी और मीडियम फार्मर्स जो पहले थे लैंड होल्डिंग्स के अंडर वो 12.5 थे, अब जो है ये डिक्रीज होके 10.85% आए। अब लास्ट टाइम क्वेश्चन ये आया था करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में, कि जो लैंड होल्डिंग्स है जो सबसे ज्यादा, मतलब कुछ लोग ऐसे भी जिनके पास बहुत सारी जमीनें हैं, मतलब बहुत सारी नहीं, जिनका एरिया जो है बहुत सारा एरिया के अंडर उनकी जमीनें आती है, तो ऐसे लोग जिनके अंडर ज्यादा लैंड होल्डिंग्स आ रही है वो कौन से लोग हैं? 0.3%। लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स क्या बोलते हैं उनको? हाँ, स्मॉल फार्मर्स, लार्ज फार्मर। तो लार्ज फार्मर्स जो होंगे वो हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 0.3%। वेरी इंपॉर्टेंट। कल हम एग्रीकल्चर कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, इसमें अब रह गया आपका वेराइटीज। जैसे देखो यहाँ पे मेज की वेराइटी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी होती है, व्हीट की वेराइटी कौन सी होती है, पोटैटो की वेराइटी कौन कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, शिमला जो है वो सीड पोटैटो में सबसे टॉप पे आता है। जिंजर देखेंगे, ठीक है, कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है वेराइटीज, ब्रिंजल कॉलीफ्लावर की, ये देखेंगे। अब हम करेंगे करंट अफेयर्स आज के 5 क्वेश्चंस आज के, कॉपी निकाल लो जहां पे भी लिख रखे हैं और ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा बोलूंगी, जितने मैं करा रही हूँ उतने ही पढ़ लो अभी तक के, अप्रैल के, उससे पहले पहले के कर लेना। मैंने कल पढ़ाया था प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया कौन बनना है। हाँ, पीटर पेलिग्रिनी। हाँ, सितारो और तानपुरा जो है वो कहाँ के जीआई, कौन सी स्टेट का जीआई टैग मिला है। ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ थ्री सर्विसेज कहाँ हुई है। एयरफोर्स के जनरल कौन है। ठीक है, उगाड़ी फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट्स में मनाया जाता है। गोवा और तेलंगाना। गुड्डी फाड़वा कहाँ पे मनाया जाता है। नवरोज किसका न्यू ईयर है, कौन से रिलीज। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक ने जो इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल बनाया उसमें जो इंडिया का मेंबर है वो कौन है। अब लिखो नेक्स्ट। छबाहर पोर्ट के बारे में सभी ने सुन रखा होगा। छबाहर पोर्ट ईरान का पोर्ट है, इसको इंडिया ऑपरेट कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले बात तो यही याद कर लो कि छबार पोर्ट जो है ये ईरान में है पोर्ट, इसको कौन ऑपरेट कर रहा है। अब नेक्स्ट एक और पोर्ट न्यूज में आ गया है जो आपका इंडिया ही ऑपरेट कर रहा है, ये है म्यांमार में सितवे पोर्ट, SITWEE, सितवे पोर्ट। पहला क्वेश्चन तो ये, सितवे पोर्ट जो है वो कहां पे लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में, म्यांमार में, और इसको कौन आपका सितवे, SITWEE पोर्ट, PORT पोर्ट म्यांमार में है, इसको भी आपका कौन ऑपरेट करेगा, इंडिया। रिवर का नाम याद रख लो, सितवे पोर्ट कौन सी नदी के किनारे, नदी पे है, रिवर कलादान, रिवर कलादान। फर्स्ट करंट अफेयर ये। सेकंड, सभी आजकल न्यूज पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो आपका राइट टू लाइफ है, आर्टिकल कौन सा आता है, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर एक और आपका एड ऑन कर दिया है, जैसे राइट टू हेल्थ जो है एज सच अलग से मेंशन नहीं है, बट आपके राइट टू लाइफ के अंडर ही आर्टिकल है राइट टू हेल्थ। वैसे ही गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिक्लेयर किया है, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, मतलब लोगों को क्लाइमेट अगेंस्ट के क्लाइमेट चेंज से जितनी भी चीजों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इंपैक्ट हो रहा है, लोगों को उसके अगेंस्ट राइट है कि वो हक से जिए। ठीक है, आर्टिकल 21 और 14 वेरी इंपॉर्टेंट। राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज है वो कौन से आर्टिकल के साथ डील कर रहा है, आर्टिकल 21 एंड 14। हाँ, 21 एंड 14। अब गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है हमारे एनवायरमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जहां पे लिख रखा है कि स्टेट जो है उसको स्टेप लेने चाहिए हमारे एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्टिकल का नाम, नंबर, एनवायरमेंट से रिलेटेड 2 आर्टिकल्स है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन से हैं मेरे को पहले यही बताओ। किसी को पता है तो बताओ जल्दी, नहीं तो मैं खुद बता रही हूं। एक है 48A, एक है 51A। ध्यान से सुनना, 48A जो है वो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और 51A जो है वो ड्यूटी है। दोनों एनवायरमेंट के साथ डील करते हैं। है क्या आर्टिकल, ये भी सुनो। 48A जो है इसके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि स्टेट जो है वो स्टेप्स लेगी हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए। डीपीएसपी में स्टेट को बोला गया है कि स्टेट जो है वो स्टेप्स लेगी,
और 51A जो है वो आपके सिटीजन्स के ऊपर ड्यूटी डाली गई है कि सिटीजन्स की ये ड्यूटी है कि वो अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, वाइल्ड लाइफ, लेक्स, इन सबको प्रोटेक्ट करे। एम आई क्लियर? हाँ, तो 48A जो है वो डीपीएसपी, 51A, हाँ 51A जो है वो ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी, एंड 58A जो है वो डीपीएसपी। हम पढ़ेंगे पॉलिटी में, सर पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगी पता नहीं, बट ये आएगा इंपॉर्टेंट। तो जो आपने राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज पढ़ा उसी के साथ लिंक कर दो। ये 3 आर्टिकल्स हो गए, इजी हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल्स के लिए। आज मैंने क्वेश्चन दिया था बजट का कि आपका आर्टिकल 112 जो है वो किससे डील करता है? बजट से डील करता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं दे रखा है, वहां पे दे रखा है फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट। तो याद रखना क्वेश्चन जो मैंने डाला था उसमें बजट दे रखा था, द वर्ड बजट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, उसमें आंसर जो था नन था, वो उसका आंसर था, क्योंकि बजट जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ही नहीं। ठीक है, तो एक और आर्टिकल हो गया। ज्यादातर आर्टिकल ऐसे ही याद होंगे, रोज रोज कोई कोई न्यूज में आएगा वो याद करते रहना, पॉलिटी में तो पढ़ोगे ही, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आर्टिकल्स ही न्यूज में आते हैं। एक और आपका न्यूक्लियर प्लांट न्यूज में है, जिफोरिज, स्पेलिंग लिखो यार, मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा, ZEPORIZH ZHIA, दो बार ये ZHIA, जिफोरिजिहा। ठीक है, ये न्यूक्लियर प्लांट है, ये आपका यूक्रेन में, वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ यूरोप है ये जिफोर्जिया न्यूक्लियर प्लांट। हाँ, लड़ाई, वॉर, हाँ वॉर चल रही है यूक्रेन की। अब ये बात है, यूक्रेन के अंडर है ये, मतलब यूक्रेन में आता था, आजकल ये रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, तो इस पे हमले चले हुए हैं। तो आपकी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है, एक एजेंसी है बहुत ही फेमस, जो आपके एटॉमिक जो ये एनर्जी से रिलेटेड चीजों से डील करती है, कि जो आपकी एटॉमिक एनर्जी जनरेट हो रही है वो किस यूज के लिए जनरेट हो रही है, इसका ध्यान रखती है। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जैसे इस पे अटैक हो रहे हैं ना, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डिजास्टर होने वाला है, लोगों को खतरा होने वाला है। ठीक है, तो एटॉमिक, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी एक ये नई ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नहीं नहीं, वीना, वेना, ऑस्ट्रिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, एटॉमिक एजेंसी। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1957 में, 1957। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जो आपका न्यूक्लियर प्लांट जिपोरिजिया है, ये यूक्रेन का है, अभी रशिया के अंडर है, तो अगर इस पे बहुत ज्यादा अटैक हुए तो लोगों को मुश्किल हो जाएगी रहने के लिए, और ब्लेम रशिया बोलते हैं यूक्रेन वाले कर रहे हैं, यूक्रेन वाले बोलते हैं अटैक जो है वो रशिया वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आजकल न्यूज में चल रखा है। नेक्स्ट, वीना, वेना, वीना जैसे भी प्रोनाउंस करो, वेना, ऑस्ट्रिया। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 कहां, कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024, कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट होता है, ज्यादा नहीं घुसना है डिटेल में, बस ये पता होना चाहिए कौन उसको होस्ट कर रहा है, मतलब कौन सी कंट्री में वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो इस साल का बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप है वो चाइना में होस्ट हो रहे हैं, चाइना। लास्ट क्वेश्चन, इग्ला एस, IGLA, इग्ला एस, ये एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है, मिसाइल तो क्या है, गन, हाँ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है, ये हमने रशिया से परचेज की है, वेरी इंपॉर्टेंट। इग्ला एस जो है वो हमने कौन सी कंट्री से खरीदी है? रशिया। अब ध्यान से सुनना, ये है क्या है, एक तो बंदूकें सॉरी मिसाइल्स होती है जो हम तोपों में डाल के चलाते हैं, ये ऐसी एक मैन पैड जो मिसाइल है जो इंसान मतलब आर्मी वाला जो है अपने कंधों पे रखेगा
और कंधों से ही चलाएगा। मैन पोर्टेबल इसको बोलते हैं कि हाथों में पकड़ के या अपने हाथों से ही चला दिया। एक तो गन्स होगी, एक ये मिसाइल है ईगला एस। याद रखिए ईगला एस जो हमने कौन सी कंट्री से परचेज की है? रशिया से। जब भी कभी न्यूज में कोई आए टॉपिक डिफेंस सिस्टम हमने कोई परचेज किया, ये याद रखना है। एक तो आपको प्रीलिम्स में आ सकता है, और दूसरा जब आप कभी आप मेंस में अगर इंडिया रशिया के रिलेशंस लिख रहे हो, जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस आपका एचएस में जैसे टॉपिक है, तो वहां पर रशिया जो है वो मेन कंट्री है, वहां पे आप एड ऑन कर सकते हो डिफेंस कॉपरेशन में कि रिसेंटली इंडिया हैज परचेज्ड इग्ला एस फ्रॉम रशिया। वैसे भी बहुत सारे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सारे हम लोगों ने जो है रशिया की कॉरपोरेशन से शुरू किए हैं। क्लियर? ये आज के करंट अफेयर्स थे। कल हमारा एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। मेक श्योर इस क्लास के बाद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में से एग्रीकल्चर, आपका इकोनॉमिक सर्वे से एग्रीकल्चर जो चैप्टर नंबर 6 है उसको खोलो। जितना मैंने पढ़ा दिया है उसको एक बारी फिर से रिवाइज करो, और जो समझ नहीं आएगा वो फिर से क्लास में आके मेरे से कल पूछना है। ऑफिशियल को ऑफिशियली रहने दो। ये जो मैंने नोट्स भेजे हैं इतना ही आपने रिवाइज करके जाना है प्रीलिम्स के लिए एग्जाम में।